गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगाकर पढ़ते होंगे। पिछले क्लास में हम आप लोग टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बताए थे और टेम्पल आर्किटेक्चर में हम आपको बताए थे नागर शैली के बारे में। किस शैली के बारे में बताए थे? नागर शैली के बारे में बताए थे। और अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। टेम्पल आर्किटेक्चर में ही हम पढ़ेंगे उससे आगे उड़ीसा स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? तो उड़ीसा स्कूल के बारे में, यानी कि उड़ीसा मंदिर कला के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या था, क्या सब आया था। इन सब के बारे में आज हम डीपली जानेंगे। तो ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं अब। तो वो है आर्किटेक्चर ऑफ उड़ीसा स्कूल। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो उड़ीसा स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहता है, ये बताते हैं। अंडर द नगाड़ा स्कूल द फॉलोइंग थ्री सब स्कूल इमर्ज्ड। इसमें क्या कहता है कि इसके अंतर्गत जो था, नागर स्थापत्य शैली के अंतर्गत जो था, निम्नलिखित जो उसमें क्या शब्द है कि तीन उप शैली उसमें विकसित हुई थी। इमर्ज मीन्स होता है क्या? विकसित होना। इमर्ज मीन्स विकसित होना। कि उस समय में उड़ीसा स्कूल का विकसित हुआ और उसी समय में नागर शैली का भी विकसित हुआ। और नागर शैली में तीन उप शैली, थ्री सब स्कूल्स, यानी कि थ्री सब स्कूल्स का विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था? तो तीन स्कूल्स का, तीन मंदिर का विकास हुआ था। जो इस प्रकार है, पहला है कौन सा? उड़ीसा स्कूल। कौन सा है? उड़ीसा स्कूल। अब आइए हम उड़ीसा स्कूल के बारे में जानते हैं। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कलिंगा एम्पायर्स। क्या कहता है? इसका जो पार्ट था ना, तो वो किसके एम्पायर के द्वारा बनाया गया था? तो कलिंग एम्पायर, यानी कि कलिंग साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था। दिस डिस्ट्रिक्ट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप्ड। क्या कहता? उनके समय में यह आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर का क्या हुआ था? डेवलप्ड हुआ था। सम ऑफ इट्स फ्यूचर वेयर एज फॉलोज। इनकी कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। फीचर्स मीन्स विशेषताएं निम्नलिखित। इसकी किसका? तो उड़ीसा स्कूल का। और उड़ीसा स्कूल की जो कंस्ट्रक्शन हुई थी, बनावट हुई थी, उड़ीसा स्कूल का जो डेवलप हुआ था, तो किसके समय में हुआ था? कलिंग साम्राज्य के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? कलिंग साम्राज्य। देखिए, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। क्या कहता है? ये वीवीआई हो गया यहाँ पर। कि कहता है कि जो वो ये जो उड़ीसा स्कूल का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, उड़ीसा स्कूल जो बना था, वो किसके समय में बना था? तो कलिंगा एम्पायर के समय बना हुआ था। किसके समय बना हुआ था? तो कलिंग एम्पायर के समय में बना हुआ था। ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको पूछ भी दी है बीपीएससी कि उड़ीसा स्कूल की स्थापना किस एम्पायर के समय में हुई थी? तो कलिंग एम्पायर के समय में हुई थी। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो लीजिए, नोट्स कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे हम इसी को हिंदी में समझते हैं। कहता है उड़ीसा शैली। कौन सी शैली की बात हो रही है यहाँ पर? तो उड़ीसा शैली, यानी कि के बारे में, उड़ीसा स्कूल के बारे में, मंदिर के बारे में, स्कूल यानी कि मंदिर के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो इस शैली का जो डेवलप हुआ था, क्या कहता है? कलिंग साम्राज्य के विभिन्न भागों में मंदिर वास्तुकला की यह विशिष्ट शैली विकसित हुई थी। यह विशिष्ट शैली विकसित हुई किसके समय में? तो कलिंग साम्राज्य के समय में। कौन सी स्कूल की शैली विकसित हुई थी? तो उड़ीसा स्कूल की शैली। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। इसकी जो विशेषताएं थी वो निम्नलिखित थी, जो कि हम आगे जानेंगे। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ कहता है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये उड़ीसा स्कूल की आर्किटेक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। तो देखिए क्या कहता है, यहाँ पे लिखा भी है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टेम्पल अंडर द उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। ये क्या कहता है? इसका जो बेसिक
स्ट्रक्चर है वो उड़ीसा स्कूल की है। जो उड़ीसा का जो स्कूल मंदिर जो बनती है वो इस तरह से बनती है। तो उसमें क्या क्या है देखिए। पहला तो है कि रेखा द्वैल। इसमें एक रेखा द्वैल होती है, एक कलश होता है, एक होता है अमालक होता है, उसके बाद होता है भूमि अमाला, और उसके बाद होता है राहापग। उसका क्या होता है तो राहापग। और इसको जो ये छोटी सी जो मंदिर है ये बनी हुई, इसको क्या कहते हैं, जगमोहन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जगमोहन। और ये देखिए जगमोहन जो है, ये जगमोहन ये वीवीआई है, ये भी वीवीआई है। क्या कहता है जगमोहन। स्टेट पीसीएस इस तरह से पूछी है इसमें कि जगमोहन किस स्कूल का आर्किटेक्चर है। जगमोहन जो है वो किस स्कूल की आर्किटेक्चर है, तो वो है उड़ीसा स्कूल की आर्किटेक्चर। और आंसर में दिया हुआ था उड़ीसा, तो उड़ीसा स्कूल की ये आर्किटेक्चर है। कौन से आर्किटेक्चर, तो जगमोहन। इसे आप नोट्स कर लीजिए और इसे आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसी में हम पढ़ने जा रहे हैं उड़ीसा स्कूल में ही। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, कह रहा है the exterior walls were lavishly decorated with intricate carving, but interior walls were plain. क्या कहता, walls were plain। क्या कहता है इसमें, जो ये लेविसली जो है, ये जो मंदिर जो बना हुआ था, इसकी जो है सो बाहरी दीवारें क्या थी, भव्य थी। तो इसकी कंस्ट्रक्शन बनावट कैसी थी, तो एकदम जटिल थी। इसे अत्यधिक सजाया गया था, किसको, तो उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को, उड़ीसा के मंदिर को। लेकिन उसका क्या था मेन पर्पस, कि देखिए उसका जो बाहर का जो दीवार था, उसका सजावट बहुत काफ़ी अच्छी तरीके से की गई थी, बहुत ही नक्काशीदार की गई थी। लेकिन उसके अंदर का जो दीवार था उसे वो सिंपल ही छोड़ दिया गया। उसमें कोई कंस्ट्रक्शन या कोई उसमें सजावट का काम नहीं किया गया था, वो अंदर से प्लेन था। यहाँ पे लिख भी दिया है कि वास जो था अंदर से वो क्या था, प्लेन था, ठीक है। अब इसे हम हिंदी में समझते हैं। कहता है कि बाहरी दीवारों को जटिल और भव्य नक्काशी से अत्यधिक सजाया गया था। पहले भी बोल दिए कि इसकी जो बाहरी दीवारें थी उसको अत्यधिक जटिल और भव्य बनाया गया था, नक्काशीदार बनाया गया था, जबकि आंतरिक दीवारें साधारण और सादा रखी गई थी। पहले भी बोल दिए कि इसके जो भीतरी दीवार जो थी वो सादा थी, क्या थी, तो सिंपल थी। तो हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे देयर वॉज नो यूज ऑफ फिलर इन द प्रोच। देयर वॉज नो यूज ऑफ फिलर इन द प्रोच। क्या कहता है इसमें, स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया था, किसका, किसमें, तो इस उड़ीसा की स्कूल आर्किटेक्चर में इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया था। आयरन ग्रेडर were used inside to support of the roof। क्या कहता है इसमें जो है, जो लोहे आयरन के ग्रेडर यानी बीम्बो का, आयरन के बीम्बो का यूज किया गया था, किसके लिए, तो छत को सपोर्ट मिलने के लिए इसमें आयरन का यूज किया गया था। तो आइए इसे हिंदी में समझते हैं। क्या कहता है कि प्रवेश मंडप पोर्च में, यानी कि यहाँ पे पोर्च दिया हुआ है, पोर्च, पोर्च में स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया था। किसमें स्तंभ का प्रयोग नहीं किया गया था, तो पोर्च में। इसके स्थान पर छत को सहारा देने के लिए लोहे की गार्डरों बीम्बों का उपयोग किया जाता था। इसको, इस मंदिर में जो छत होती थी उसको सपोर्ट के लिए क्या बनाया जाता था, तो एक बीम बनाया जाता था। और वो बीम किस चीज़ की होती थी, तो लोहे की होती थी, जो जिससे कि छत को सपोर्ट मिले, सहारा मिले, इसलिए इसे बनाया जाता था। अब देखिए आगे क्या कहता है, द सिखाड़ा इन द उड़ीसा स्कूल वाज नॉन एज रेखा द्वैल, ठीक है, रेखा द्वैल। उड़ीसा स्कूल में जो है, जो
शिखर है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो रेखा द्वयल के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी आया हो गया है। तो आपको देखिए यूपीएससी ये स्टेट पीसीएस पूछी है कि जो उड़ीसा स्कूल की जो मंदिर है उसके शिखर को किस नाम से जानते हैं, या उसके शिखर वहाँ पे कंप्लीटेड नहीं किया गया था, ये मेंशन नहीं किया गया था कि शिखर को कहा जाता है, लेकिन उसमें ये कहा गया था कि उड़ीसा स्कूल को हम और किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम रेखा द्वयल के नाम से भी जानते हैं। ये वीवीआई है, इसे आप नोट कर लीजिए। They were almost vertical roof which suddenly curved inwards sharply। क्या कहता है कि इसका जो रूफ थे, छत थे, वो क्या थे? तो वर्टिकल थे, और सडनली क्या होते थे? मुड़ जाते थे। सडनली इनवर्ड्स, कर्व इनवर्ड्स, वो अचानक जो है ना सो अंदर की ओर मुड़ जाते थे, तीव्र रूप में वो अंदर की ओर मुड़े होते थे। किसकी छत? तो उड़ीसा स्कूल की छत, वो अंदर की ओर मुड़ी होती थी। देखिए यहाँ पे बताया गया है, अब इसे हिंदी में समझते हैं। उड़ीसा स्थापत्य शैली में, उड़ीसा स्थापत्य शैली में शिखर को रेखा द्वयल कहा जाता था। शिखर को क्या कहा जाता था? तो रेखा द्वयल। शिखर को क्या कहा जाता था? तो रेखा द्वयल। ये हो गया वीवीआई। कहा जाता था ये लगभग सीधे खड़े ऊर्ध्वाधर होते थे। ये लगभग क्या होते थे? सीधे खड़े होते थे और ऊर्ध्वाधर होते थे, यानी कि ऊंचे होते थे, और ऊपर की ओर अचानक तीव्र रूप में अंदर की ओर मुड़ जाते थे। वो अचानक तीव्र रूप में क्या होता था? अंदर की ओर मुड़ जाते थे। कौन सी? तो उड़ीसा स्कूल की क्या शिखर, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो रेखा द्वयल। यहाँ तक तो हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, आइए हम पढ़ते हैं। द मंडप was known as जगमोहन in this region। जगमोहन के बारे में बताए थे कि यह इम्पोर्टेंट है इसे नोट कर लेने के लिए, जो कि स्टेट पीसीएस पूछ दी है कि उड़ीसा स्कूल को हम किस नाम से जानते हैं? तो जगमोहन के नाम से। और वह किसका मंडप है? तो उड़ीसा स्कूल की मंडप है। तो उड़ीसा स्कूल के मंडप को हम जगमोहन के नाम से जानते हैं। किस स्कूल के मंडप को हम जगमोहन के नाम से जानते हैं? तो उड़ीसा स्कूल के मंडप को हम जगमोहन के नाम से जानते हैं। आइए इसे हम हिंदी में समझते हैं। इस क्षेत्र में मंडप को जगमोहन के नाम से जाना जाता था। किस क्षेत्र में? तो उड़ीसा स्कूल के क्षेत्र में। उड़ीसा का जो मंदिर बना हुआ था उसमें जो मंडप होती थी उसको हम लोग किस रूप में जानते थे? तो जगमोहन के रूप में जानते थे। किस रूप में? तो जगमोहन के रूप में जानते थे। अब कहता है द ग्राउंड प्लान ऑफ द मेन टेम्पल वाज स्क्वायर। कहता है जो इसका जो मेन प्लान था, और इस टेम्पल का जो मेन प्लान क्या था? स्क्वायर था। क्या था वो? स्क्वायर था, वर्गाकार था। अब इसे हिंदी में समझते हैं। मुख्य मंदिर की भू योजना ग्राउंड प्लान वर्गाकार थी। मुख्य मंदिर की भू योजना क्या थी? तो वर्गाकार थी। कैसी थी? तो वर्गाकार थी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। टेम्पल्स वेयर सराउंडेड बाय अ बाउंड्री वॉल्स इन द नर्वियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। क्या कहता है? इसका जो बाउंड्री था, मंदिर के चारों ओर जो परिसर थी, बाउंड्री थी, वो किस स्टाइल में थी? तो द्रविड़ियन स्टाइल में थी। किस स्टाइल की थी? तो द्रविड़ियन स्टाइल की थी, जो बाउंड्री सीमावर्ती बनाती थी मंदिर को। क्या बनाती थी? तो सीमावर्ती बनाती थी। जो कि सीमावर्ती का मतलब होता है कि बाउंड्री के चारों ओर
जो मंदिर के चारों ओर बाउंड्री खींच दिए जाते थे, उसी के अंदर मंदिर स्थापित होती थी, उससे वह बाहर नहीं हो सकती थी, इसलिए उसे बाउंड्री कहा जाता है। तो देखिए कहता है कि द्रविड़, किसमें, द्रविड़ स्थापत्य शैली की तरह मंदिर की चारों ओर से प्राचीर समावर्ती दीवारों से घेरा जाता था। किससे घेरा जाता था? तो प्राचीर सीमावर्ती, यानी कि सीमावर्ती मतलब इसी सीमा के अंदर वो मंदिर क्या होगी, तो स्थापित होगी, उससे घेरा जाता था। किसको? तो मंदिर को घेरा जाता था। तो किस स्टाइल में? तो द्रविड़ स्टाइल में, द्रविड़ स्टाइल में। किसको? तो उड़ीसा मंदिर को। किस मंदिर को घेरा जाता था द्रविड़ स्टाइल में? तो उड़ीसा के मंदिर को घेरा जाता था। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब इससे आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि कैसे इस मंदिर के चारों ओर घेरा जाता था। वो कौन सी मंदिर थी? फॉर एग्जाम्पल सन टेम्पल एट कोणार्क, ऑल्सो नॉन एज ब्लैक पगोड़ा। किसके नाम से जानते हैं? ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे पगोडा, जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, राजरानी टेम्पल एट भुवनेश्वर एंड मुक्तेश्वरा टेम्पल एट भुवनेश्वर। ये सब मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। लेकिन जगन्नाथ टेम्पल भी कहाँ है? तो पुरी में है, उड़ीसा के पुरी भुवनेश्वर में ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वीवीआई है, ये चैप्टर जो है, ये एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। आप सभी जितने भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इसे आप नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि एक तो आपको यूपीएससी पूछ दी है, जो हम आपको अभी बता रहे हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखिए बता रहे हैं क्या कहता है। सन टेम्पल एट कोणार्क। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन भी आई डायरेक्ट जो है, यूपीएससी उठा के पूछती है क्या, कि सन टेम्पल कहाँ है? सन टेम्पल, सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क में है। कोणार्क सन टेम्पल में लिखा हुआ था कि सन टेम्पल कहाँ है, तो कोणार्क है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से सन टेम्पल और कोणार्क डाल दिया था, तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे उठ के आ गया। और दूसरा स्टेट पीसीएस पूछी थी कि सन टेम्पल को किस नाम से जानते हैं, तो ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है? तो वो पुरी में है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए लिंगराज टेम्पल, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो लिंगराज टेम्पल कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। राजरानी टेम्पल ये कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। और मुक्तेश्वर टेम्पल कहाँ है? तो वो भी भुवनेश्वर में है। ये सारे आप इसे याद कर लीजिएगा, इससे कहीं कोई ना कोई एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, पीपीएससी हो या सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, वो यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ सकती है। इसीलिए इसे आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के लिए कहता है, हिंदी में समझते हैं। उदाहरण के लिए कहता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कहाँ का सूर्य मंदिर? तो कोणार्क का, जो यूपीएससी पूछती है, जिसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। अच्छा, सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है? तो ब्लैक पगोड़ा। क्या कहा जाता है? तो ब्लैक पगोड़ा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। देखिए अब जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो यह भी पूछ चुका है, तो यह कहाँ है?
तो पुरी में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो पुरी में है। और जगन्नाथ मंदिर में किनकी पूजा होती है? तो कृष्ण भगवान की। कहा जाता है कि वहाँ पे जो है कृष्ण भगवान का हृदय है, तो दिल है जो अभी भी धड़कता है पुरी में। ठीक है। जगन्नाथ मंदिर भुवनेश्वर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, और राजा रानी मंदिर। कौन सा मंदिर है ये? राजा रानी का मंदिर, वो भी कहाँ है? भुवनेश्वर में है। राजा रानी मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। और मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? वो भी भुवनेश्वर में है। इस सबको आप याद कर लीजिएगा, जरूर एक न एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए सन टेम्पल है। कौन सा टेम्पल है? तो सन टेम्पल है। ये कौन सा टेम्पल है? सन टेम्पल एट कोणार्क, जो कोणार्क में है। इस तरह का बना हुआ है मंदिर, ये सन टेम्पल जो कहाँ है? कोणार्क में है। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज है। एक महान व्यक्ति जो थे रविंद्रनाथ टैगोर, वो इस मंदिर के बारे में क्या कह रहे हैं आज हम जानेंगे। देखिए कहता है, वो बोल रहे हैं, आफ्टर सीइंग द कोणार्क टेम्पल। किस टेम्पल के बारे में बोल रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी? तो कोणार्क टेम्पल के बारे में बोल रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर once commented, this is a where the language of stone surprise the language of man। लैंग्वेज ऑफ मैन। अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी बहुत ही अच्छी बातें बोले हैं। किस मंदिर को लेकर के? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को लेकर के बोले हैं कि वो मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि देखिए कोणार्क का मंदिर जो है एक ऐसा मंदिर है, एक ऐसा स्मारक है जो पत्थर होते हुए भी उसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वो पत्थर होते हुए भी वो आदमी की भाषा बोल रही है, और आदमी से भी अच्छी भाषा, अच्छी महसूस अच्छी भाषा बोल करके वो आगे निकल चुकी है। मनुष्य तो अच्छी भाषा बोलते ही हैं, उससे भी उस मंदिर को देखने का प्रतीत होता है कि वो मनुष्य से भी अच्छी भाषा बोल करके वो आगे निकल चुके हैं। तो ये थिंकिंग किसकी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की थी। और किस मंदिर को लेकर के थी? तो यह मंदिर कोणार्क मंदिर को लेकर के इनके दिल में ये बात आई थी, ये व्यू आई थी। आइए हम इसे अच्छी तरीके से जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या बोले थे। कहते हैं कि कोणार्क मंदिर को देखकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, क्या कहा था? कि यह एक ऐसा स्मारक है जहां पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से भी आगे निकल जाती है। यह एक ऐसा पत्थर है जहां मनुष्य की भाषा से भी आगे निकल जाती है। मनुष्य की भाषा से भी इनकी भाषा क्या होती है? आगे निकल जाती है। ये कथन किनकी थी? तो ये कथन रविन्द्रनाथ टैगोर जी के थे। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है, अब हम आगे जानेंगे। देखिए उड़ीसा स्कूल के बारे में हमने सब कुछ जान लिए, सब कुछ पढ़ दिए कि उड़ीसा स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा था, उसके शिखर को क्या कहते थे, उसके बाहर के परिसर या अंदर के परिसर को क्या कहते थे, वो कितने सीमावर्ती में थे, उनके आंतरिक दीवार कैसी थी, बाहरी दीवार कैसी थी, ये सारे कुछ हमने जान लिए। और उनका जो कोणार्क मंदिर था, सूर्य सूर्य का जो कोणार्क मंदिर है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, उनके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो कहा था वो सारे कुछ हम सब समझ गए। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो खजुराहो स्कूल यानी कि खजुराहो मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि खजुराहो की मंदिर क्या है, उसमें क्या क्या डेवलप्ड हुआ है, उसमें क्या सब है। आइए हम आगे जानते हैं। तो कहता है कि खजुराहो स्कूल क्या कहता है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो खजुराहो स्कूल के बारे में, द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, द
Chandela rules developed a distinct style of temple making of their own, known as Khajuraho School और चंदेला स्कूल। क्या कहता है देखिए, अब तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, वीवीआई है ये, यूपीएससी पूछ दी है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी पूछ दी है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है कि खजुराहो की स्कूल जो है, खजुराहो की मंदिर, वहाँ मंदिर थी, स्कूल नहीं थी, कहता है कि खजुराहो की मंदिर किसके द्वारा स्थापना की गई थी, तो चंदेल राजवंश के द्वारा स्थापना की गई थी। किस राजवंश के द्वारा स्थापना की गई थी, तो चंदेल राजवंश के द्वारा स्थापना की गई थी। तो कौन सी स्कूल, तो खजुराहो की स्कूल। तो ये आपको वीवीआई है, इसे आप नोट कर लीजिए। और कहता है कि ये जो मंदिर बनाई गई थी इसको हम लोग किस नाम से और जानते हैं, तो इसको हम खजुराहो शैली के नाम से भी जानते हैं और चंदेला स्कूल के नाम से भी जानते हैं। इसको किस किस नाम से जानते हैं, चंदेला स्कूल और खजुराहो स्कूल। इस स्कूल को, इस मंदिर को हम दो नामों से जानते हैं, किस किस नाम से, तो पहला है कि चंदेला स्कूल, चंदेला मंदिर, और दूसरा है खजुराहो की मंदिर। इस दोनों को याद कर लीजिए। और यह किस राजवंश के द्वारा स्थापित किया गया था, तो चंदेला राजवंश के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। कहता है, उसके बाद कहता है द फ्यूचर ऑफ द टेम्पल्स इंक्लूडेड द फॉलोइंग। अब इसमें क्या सब विशेषताएं थी, इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, बताया गया है, हम इसे जानेंगे। तो आइए समझते हैं हिंदी में क्या कहता है। खजुराहो शैली, किस शैली की बातें हो रही है यहाँ पर, तो खजुराहो शैली, जो कि वीवीआई है, इसे आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। तो क्या कहता है कि खजुराहो शैली भारत के मध्य भाग में चंदेल शासकों ने मंदिर निर्माण की अपनी एक विशिष्ट शैली विकसित की। कौन सी शैली विकसित की, तो एक विशिष्ट शैली विकसित की, जिसे खजुराहो शैली या चंदेल शैली के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है, खजुराहो शैली या चंदेल शैली के नाम से जाना जाता है। इस शैली की मंदिरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे खजुराहो शैली किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो चंदेल शासकों के द्वारा स्थापित की गई थी। और खजुराहो स्कूल को और किस नाम से जानते हैं, तो और हम लोग जानते हैं चंदेल मंदिर के नाम से या चंदेल स्कूल के नाम से जानते हैं। चंदेल शैली, किस शैली के नाम से जानते हैं इसे, चंदेल शैली या खजुराहो शैली। और यहाँ से भी तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया है बाबू, डायरेक्ट ये 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें अलग अलग शैली दी हुई थी और वहाँ पे लिख दिया था खजुराहो, तो लिखा हुआ था चंदेल ऐसे करके, खजुराहो यहाँ पे लिख दिया था, इस साइड था खजुराहो और इस साइड खजुराहो था और इस साइड क्या था, चंदेल। कौन सा था, चंदेल। इस तरह से 3-4 ऑप्शन डाल दिए थे और इसको मैच करने के लिए कहा गया था। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया है, आप इसे नोट कर लीजिए। यूपीएससी ऐसे करके 4 ऑप्शन में इसको ये बीच में डाल के पूछ दी थी। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में कहता, देखिए क्या कहता है, In these temples, both the interior and exterior walls were lavishly decorated with carving.
क्या कह रहा है? जो इस मंदिर की जो है दीवारें, किस मंदिर की बातें हो रही है यहाँ पे? तो खजुराहो मंदिर की बातें हो रही है। तो किस मंदिर की दीवारें? तो खजुराहो मंदिर की दीवारों में आंतरिक दीवार और बाहरी दीवार को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था। क्या कहता है? इंटीरियर यानी कि आंतरिक, और एक्सटीरियर यानी कि बाहरी दीवार को भव्य, लेविशली मीन्स होता है भव्य, डेकोरेट किया गया था। इसमें क्या था? देखिए, उड़ीसा स्कूल में सिर्फ बाहरी दीवार को ही सजाया गया था, भव्य बनाया गया था, लेकिन खजुराहो की मंदिर में बाहरी दीवार के साथ साथ अंदर की भी दीवार को भी बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेटेड की गई थी। ठीक है, अब इसे हम हिंदी में समझते हैं। इन मंदिरों में आंतरिक तथा बाहरी दोनों दीवारों को भव्य और सूक्ष्म नक्काशी से सजाया गया था। किससे सजाया गया था? भव्य और सूक्ष्म नक्काशी से, बहुत खूबसूरत नक्काशीदार से इसको सजाया गया था। किस मंदिर के को? तो खजुराहो मंदिर को। उनके जो बाहरी दीवार और अंदर की जो दीवारें थी, उन दोनों को अच्छी तरीकों से, दीवारों को अच्छी तरीकों से सजाया गया था। अब कहता है, द स्कल्पचर वेयर जनरली erotic in their themes and draw inspiration from वात्स्यायन कामसूत्रा। क्या कहता है वात्स्यायन कामसूत्रा? इनकी जो इस मंदिर की दीवारों को जो सजाया गया था, इन पर जो डेकोरेट किया गया था, किस चीज की गई थी? तो सामान्य मूर्तियों की, जो कामुक यानी कि कामसूत्रा, कामसूत्रा मीन्स होता है कामुक। इरोटिक, इरोटिक मीन्स होता है कामुक। इसमें जो सामान्य, तो इस मूर्ति की जो इरोटिक थी, कामुक थी, जो वर्क किया गया था, वो किस पर था? तो कामुक वस्तुओं पर थी। और ये किससे प्रेरणा ली गई थी? तो वात्स्यायन कामसूत्रा से इसे प्रेरणा दी गई थी। किस मंदिर को की? तो खजुराहो की मंदिर की। तो देखिए, आइए इसे हम हिंदी में समझते हैं। मूर्तियां सामान्यतः कामुक विषयों पर आधारित होती थी। इस मंदिर में जो भी मतलब मूर्तियां होती थी, वो सामान्यतः किस पर आधारित होती थी? तो कामुक विषयों पर आधारित होती थी। और इसमें वात्स्यायन के कामसूत्र से प्रेरणा ली गई थी। कहाँ से प्रेरणा ली गई थी? तो कामसूत्र से प्रेरणा ली गई थी। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ से ये क्वेश्चन आया है बनके कि खजुराहो की मंदिर पे जो वास्तुशिल्प कला है, वो किससे प्रेरित है? वो किससे प्रेरित है? तो वो वात्स्यायन कामसूत्र से प्रेरित है। ये वीवीआई है। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दी गई है कि जो खजुराहो की मंदिर की जो दीवारों पे जो स्कल्पचर बने हुए हैं, जो नक्काशी बने हुए हैं, उस पे जो मूर्तियां बनी हुई है, वो किससे प्रेरित है? तो वात्स्यायन के कामसूत्र से वो प्रेरित है। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है, द टेम्पल्स वेयर मेड ऑफ सैंडस्टोन। देखिए, ये भी वीवीआई है। क्या कहता है? ये टेम्पल जो है, यह टेम्पल किस चीज से बना हुआ? तो सैंडस्टोन। तो ये भी क्वेश्चन स्टेट पीसीएस आपसे पूछी हुई है। वो भी कौन सी? तो यूपी स्टेट पीसीएस पूछी हुई है कि जो खजुराहो की मंदिर जो है, वो किस चीज से बनी हुई है? तो सैंडस्टोन से बनी हुई है। इसे आप नोट्स कर लीजिए। ठीक है, देखिए, आइए इसे हिंदी में समझते हैं। इन मंदिरों का निर्माण बलुहा पत्थर, सैंडस्टोन से किया गया था। किस मंदिर का निर्माण? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण। ठीक है, खजुराहो मंदिर का निर्माण
किससे किया गया था? तो सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से किया गया था। अब देखिए कहता है द टेम्पल्स हैड 3 चेम्बर्स। इसमें क्या है? इस मंदिर में किस मंदिर की बातें हो रही है? तो खजुराहो की मंदिर में 3 स्टेप हैं। क्या है? 3 चेम्बर्स है, जिसमें किस उसके क्या क्या नाम है? तो उनके नाम है गर्भगृह। पहला क्या है? गर्भगृह, मंडपा एंड अर्ध मंडपा। कौन कौन से हैं 3 स्टेज उनके? 3 चेम्बर, 3 कक्ष रूम। वो है गर्भगृह, मंडप और अर्ध मंडप। कौन कौन से हैं 3 कक्ष? तो गर्भगृह, मंडप और अर्ध मंडप, इनके 3 चेम्बर्स हैं। उसके बाद कहता है सम टेम्पल्स हैड अ वेस्टिबुलर्स entrance to the गर्भगृह known as अंतराला। किस किस नाम से जानते हैं इसको? गर्भगृह को अंतराला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप देखिए इसे हम हिंदी में समझते हैं। आइए अब इसे हम हिंदी में समझते हैं। इन मंदिरों में 3 प्रमुख कक्ष होते थे। कितने कक्ष होते थे? तो 3 प्रमुख कक्ष होते थे। तो कौन कौन से थे वो? गर्भगृह, मंडप और अर्ध मंडप। कौन कौन होते थे? गर्भगृह, मंडप और अर्ध मंडप। कुछ मंदिरों में गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर एक संकीर्ण कक्ष भी होता था। कौन सा कक्ष होता था? संकीर्ण कक्ष। संकीर्ण कक्ष मीन्स होता है छोटा सा कक्ष, जिसे अंतराल कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? तो अंतराल कहा जाता था। तो किसको? तो संकीर्ण कक्ष को, जो छोटा कक्ष होता था उनको अंतराल कहा जाता था। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। ओके बच्चों, आई होप कि मेरी यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।